हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लॉ विथ रोनित। दोस्तों आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। साथियों आज एक नए वीडियो और एक नए अपडेट के साथ आ रहे हैं जो कि यूपी पीसीएसजे मेन एग्जामिनेशन से रिलेटेड है। साथियों इस पेपर में आज हम बात करेंगे पेपर फर्स्ट के बारे में, जो कि जनरल नॉलेज से रिलेटेड होता है यूपी पीसीएसजे मेन एग्जामिनेशन का। इसी जनरल नॉलेज के सॉल्व पेपर के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। और सॉल्व पेपर में आपको, जैसे कल मैंने 2016 का सॉल्व पेपर एनालिसिस कराया था, सेम एज यूजुअल साथियों आपको यहाँ पे 2018 का भी मैं जीएस का पेपर सॉल्व करके दिखाऊंगा कि कौन कौन सा क्वेश्चन आया था 2018 के मेन एग्जामिनेशन में, जो कि आपके लिए रेलिवेंट साबित होगा। अगर आप इस प्रकार से सभी आंसर को प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपके मेन एग्जामिनेशन में जो 2023 में होने वाला है साथियों, ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। साथियों देखिए, बिना देर के हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए कल जो मैं था, कल मैं पेपर के साथ आप लोगों के लिए एज ए एविडेंस के साथ आया था। आज साथियों मैं पेपर लेकर के नहीं आया हूँ, क्योंकि मुझे जो एविडेंस देना था, मुझे जो प्रूफ देना था, वो मैंने ऑलरेडी आपको 2016 के पेपर में दे लिया है। 2018 के पेपर की अगर हम बात करते हैं तो यही क्वेश्चन आया था, इसीलिए मैं सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस को और आंसर को आपके सामने लेकर के आया हूँ। देखिए कर रहा है यूपी पीसीएसजे मेन एग्जामिनेशन 2018, ये सॉल्व पेपर है और जनरल नॉलेज के सॉल्व पेपर को हम यहाँ पे एनालिसिस करने के लिए साथियों आए हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जो फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है यूपी पीसीएसजे मेन एग्जामिनेशन 2018 का, वो कह रहा है भारत के संसदीय चुनाव के लिए निर्वाचित क्षेत्र में परिसीमन के तरीकों का उल्लेख कीजिए। ये हमारे पास क्या पूछ रहा है, ये हमारे पास क्वेश्चन पूछ रहा है और इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें अपने आंसर को फ्रेम करना है। साथियों जब ये कह दिया उल्लेख करें, मीन्स कि आपको यहाँ पे 2 से 3 पेजेस में अपने आंसर को लिखने की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे वर्ड लिमिट देता है कि वर्ड लिमिट आपको 200 वर्ड में लिखना है, आपको 100 वर्ड में लिखना है, आपको 75 वर्ड में लिखना है, आपको 50 वर्ड में लिखना है। लेकिन यहाँ पे साफ साफ कह दिया उल्लेख कीजिए। तो उल्लेख करने का मतलब है कि जो भी इसके फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस है, वो सभी फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस आपको अपने आंसर के अकॉर्डिंग लिखना पड़ेगा। तो साथियों यहाँ पे कह रहा है कि परिसीमन। अब परिसीमन क्या होता है? परिसीमन का शाब्दिक अर्थ है किसी देश या प्रांत में विधायी निकाय वाले क्षेत्रों, निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा तय करने की प्रक्रिया। परिसीमन का काम एक उच्च अधिकार निकाय को सौंपा जाता है। ये जो परिसीमन का जो प्रक्रिया होता है साथियों, ये एक उच्च निकाय को सौंपा जाता है। ऐसे निकाय को परिसीमन आयोग या सीमा आयोग के रूप में माना जाता है। इसको क्या माना जाता है? या तो इसको परिसीमन आयोग के रूप में माना जाता है, या फिर इसको क्या माना जाता है, इसको सीमा आयोग के रूप में इसको माना जाता है। तो ये बात आपको ऐसे ही अपने मेन एग्जामिनेशन में फ्रेम करना पड़ेगा। अब देखिए साथियों, यहाँ पे कह रहा है कि निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के तरीकों के बारे में यहाँ पे हमसे बता रहा है कि इसका क्या तरीका होता है। इन्हीं सभी तरीकों को हम यहाँ पे एनालिसिस करेंगे कि कौन कौन से परिसीमन के तरीके होते हैं। तो जो पहला तरीका होता है, कह रहा है परिसीमा की प्रक्रिया में निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसे हम जो निर्वाचन क्षेत्रों का संख्या होता है, उस संख्या में किसी भी प्रकार का यहाँ पे कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, बल्कि यहाँ पे कह रहा है बल्कि जनसंख्या के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों की भौगोलिक सीमाओं में परिवर्तन किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है साथियों? तो जनसंख्या के आधार पर, जितनी हमारी पॉपुलेशन रहेगी उसी पॉपुलेशन के आधार पर निर्वाचन क्षेत्र, जो निर्वाचन क्षेत्र है उसी के भौगोलिक सीमाओं में परिवर्तन किया जाता है। अन्यथा और कहीं भी परिवर्तन करने की किसी भी प्रकार की आवश्यकता नहीं होती है, अगर हम परिसीमन की बात करते हैं। सेकंड पॉइंट यहाँ पे कह रहा है दोस्तों कि परिसीमन प्रक्रिया के तहत अंतिम नवीन जनगणना के आंकड़ों को आधार माना जाता है। किसको माना जाता है? जो नवीन जनगणना होता है, जो सेंसस होता है, उसी को हम क्या मानते हैं? उसी को अंतिम आंकड़े का आधार मानते हैं, उसी को मानते हैं कि यही हमारे पास फाइनल रिकॉर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसी में कह रहा है कि परिसीमा के सिद्धांतों और आंतरिक निर्णयों के आधार पर निर्वाचन क्षेत्र में प्रस्तावित परिवर्तनों के लिए आधार पत्र तैयार किया जाता है। क्या तैयार किया जाता है साथियों? तो एक यहाँ पे आधार पत्र होता है और उसी आधार पत्र को इसी के अकॉर्डिंग, परिसीमन के अकॉर्डिंग प्रिपेयर किया जाता है। नेक्स्ट इसमें फोर्थ नंबर पॉइंट कर रहा है दोस्तों कि इसके साथ ही प्रारूप प्रस्तावों के संदर्भ में जनता से अपनी आपत्तियों एवं सुझाव को भेजने का भी आग्रह किया जाता है। अगर परिसीमन प्रस्ताव में किसी भी प्रकार का अगर कोई सुझाव देना हो, कोई आपत्ति, किसी को कोई क्वेश्चन रेज करना हो, तो ये क्या कर सकता है? इसी के सुझाव में भेजने के लिए आपसे मांगा जा सकता है। अब परिसीमन में किस किस प्रकार का कौन कौन सा संशोधन हुआ है साथियों, तो ये परिसीमन के संशोधन को भी आप यहाँ से वॉच कर सकते हैं। तो कौन कौन सा व्यापक संशोधन किया गया है जो कि इसके लिए परिसीमन प्रक्रिया के लिए आवश्यक है। तो कह रहा है परिसीमन की प्रक्रिया के तहत निर्वाचन क्षेत्रों की
सीमा निर्धारण का मुख्य आधार क्षेत्र की जनसंख्या होती है। जो इसका मुख्य निर्धारण का आधार होता है वो क्या होती है? क्षेत्र की जनसंख्या होती है। जब क्षेत्र बढ़ जाता है, अगर क्षेत्र की जनसंख्या बढ़ जाती है तो जो परिसीमन प्रक्रिया होती है इसमें क्या होता है, इसके आधार को और ब्रॉड किया जाता है और इसको विस्तृत किया जाता है। ऐसे में कम आबादी वाले क्षेत्रों, राज्यों की तुलना में समान प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाता। इसमें क्या नहीं मिल पाता है? जो समान प्रतिनिधित्व होता है वो समान प्रतिनिधित्व यहाँ पे नहीं मिल पाता है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट में साथियों कह रहा है, सेकंड पॉइंट में वर्ष 1976 में राज्यों को परिवार नियोजन योजनाओं को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार द्वारा परिसीमन के तहत सीटों की संख्या में परिवर्तन किए जाने पर वर्ष 2001 जनगणना तक रोक भी लगा दिया गया था। क्या लगा दिया गया था? वर्ष 2001 तक इसके ऊपर रोक लगा दिया गया था कि जो 2001 से पहले का जो भी सेंसस रहा होगा, जो भी जनगणना रहा होगा, उसी के आधार पर हम इसको फॉलो करेंगे। थर्ड पॉइंट में कह रहा है कि वर्ष 1981 और वर्ष 1991 की जनगणना के बाद परिसीमन नहीं किया गया। अब आप देख सकते हैं 1981 और 1991 को ही आधार वर्ष माना गया है। इसके बाद से किसी भी प्रकार का कोई भी परिसीमन और कोई भी जनगणना नहीं किया गया। फोर्थ पॉइंट में कह रहा है वर्ष 2020 में संविधान के 84वें संविधान संशोधन के साथ इस पर प्रतिबंध 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया और ये भी प्रतिबंध बढ़ा दिया गया है कि 2026 तक ना कोई जनगणना कराई जाएगी, ना किसी भी प्रकार का कोई भी परिसीमन, कोई भी उसमें चेंजेस किए जाएंगे। तो साथियों एक बार आप फिर क्वेश्चन को ऑब्जर्व करिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन आपका ये कह रहा था कि भारत के संसदीय चुनाव के लिए निर्वाचन क्षेत्रों के लिए परिसीमन के तरीकों का उल्लेख कीजिए। तो जो भी परिसीमन का यहाँ पे तरीका था, सभी परिसीमन के तरीकों को हमने यहाँ पे उल्लेख करने का कार्य किया और यही हमारे क्वेश्चन का जिस्ट था और यही हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा था और आपका आंसर यहाँ पे इसी तरह से आप बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति किसी खास विधेयक पर उच्चतम न्यायालय के विचारों को किन तरीकों से प्राप्त कर सकते हैं? अगर राष्ट्रपति महोदय को लगता है कि नहीं हमें किसी भी विचार पे किसी भी प्रकार का मत प्राप्त करना है, किससे? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से। तो वो किस आधार पर, किस तरीके से वो इस प्रकार का मत प्राप्त कर सकते हैं? तो इसके लिए आप आंसर यहाँ पे फ्रेम करेंगे। कह रहा है उच्चतम न्यायालय की परामर्शदात्री अधिकारिता के बारे में यहाँ पे बात करते हैं। मीन्स कि उससे डिसीजन, उससे राय लेने की अधिकारिता के बारे में हम यहाँ पे एलिब्रेट करेंगे। और ये प्रोविज़न हमको कहाँ देखने के लिए मिलता है साथियों? ये प्रोविज़न हमको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल नंबर 143 उच्चतम न्यायालय में परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार प्रदान करता है। कहाँ पे हमको प्रदान किया जाता है? जब हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल नंबर 143 पढ़ते हैं तो इसी आर्टिकल नंबर 143 के अंतर्गत हमको ये प्रोवाइड किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट से हम क्या कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति महोदय किसी भी प्रकार का एडवाइस मांग सकते हैं। अगर उन्हें लगता है कि हाँ एडवाइस मांगना चाहिए तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से एडवाइस मांग सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बाउंडेड नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट के सीजे जो होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया महोदय, वो अपना राय देने के लिए यहाँ पे बाध्य नहीं होते हैं। देखिए इसके अंतर्गत राष्ट्रपति किसी विधिक या संविधिक प्रश्नों पर उच्चतम न्यायालय से विधिक राय मांग सकता है। कौन सा राय मांग सकता है? ये कोई सामान्य राय नहीं मांगा जा सकता है। यहाँ पे राय किस प्रकार का मांगा जा सकता है? सिर्फ और सिर्फ लीगल राय ही मांगा जा सकता है। ठीक, इस अनुच्छेद के अनुसार जब किसी समय राष्ट्रपति को यह प्रतीत होता है कि क्या प्रतीत होता है, ए पॉइंट में लिखा हूं मैंने, विधि या तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न हुआ है तो उत्पन्न होने की संभावना हो, तो इस पे क्या कर सकते हैं? राष्ट्रपति महोदय क्या कर सकते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से किसी भी प्रकार के राय को प्राप्त कर सकते हैं, राय को मांग सकते हैं। बी वाले पॉइंट में कह रहा है यदि कोई प्रश्न ऐसी प्रकृति का और ऐसे सार्वजनिक महत्व का है कि उस पर उच्चतम न्यायालय की राय लेना समीचीन हो तो राष्ट्रपति उस प्रश्न को उच्चतम न्यायालय को उसकी सलाह या राय के लिए संदर्भित कर सकता है। तो राष्ट्रपति महोदय को लग रहा है कि नहीं ये ऐसा टॉपिक है, ये ऐसा मामला है कि इस पर हमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से राय लेनी ही उचित है, तो वो क्या कर सकता है? इस टॉपिक पे वो राय ले भी सकता है। न्यायालय ऐसी सुनवाई के पश्चात जो ठीक समझे राष्ट्रपति को इस प्रश्न पर अपनी राय देगा। अब राष्ट्रपति महोदय ने तो राय मांग दिया, अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को अगर लगता है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सीजे साहब को लगता है, मीन्स कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब को लगता है कि नहीं इस पर हमें राय देना चाहिए, तो वो राय देंगे। अब देखिए आगे क्या कर रहा है, आगे कर रहा है अनुच्छेद 143 खंड 2 के अधीन यदि राष्ट्रपति ऐसे मामले में उच्चतम न्यायालय को राय के लिए सौंपा जाता है तो अनुच्छेद 131 के परंतु में वर्णित है तो न्याय उस पर राय देने के लिए बाध्य है। अगर इस प्रकार से किया जा रहा है तो इस पर राय देने के लिए बाध्य है। किसके अकॉर्डिंग? अगर 131 के अकॉर्डिंग अगर किया जा रहा है तो वहाँ पे राय देने के लिए बाध्य है। लेकिन यहीं तक ये समाप्त नहीं होता, आगे देखिए, आगे एक हमारे पास केस आता है
इस प्रकार से राय तमाम चीज़ों में मांगा गया है, लेकिन एक कोट मैं करके लेकर के आया हूँ जो कि आपके लिए रेलिवेंट है। इसमें कह रहा है इन री स्पेशल कोर्ट बिल 1978 के बारे में हम बात करेंगे। इसमें कह रहा है जो कि 1978 का मामला है, उच्चतम न्यायालय ने अपने पूर्ववर्ती निर्णय को पलट दिया। किसको पलट दिया? जो इसका पूर्ववर्ती निर्णय था उसी जजमेंट को इसने पलट दिया तथा यह निर्णय दिया कि अनुच्छेद 143 के अधीन उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति को राय देने के लिए बाध्य है। क्या कह रहा है? राष्ट्रपति को न्याय क्या कहते हैं, राय देने के लिए बाध्य है। न्यायालय ने यह भी कहा कि उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई राय सभी न्यायालयों पर आबद्धकर होगा। जो राय दे रहा है, जो उसके जजमेंट पास हो रहे हैं किसके? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के, वो उसके जजमेंट क्या होंगे? सभी न्यायालयों पर बाध्यकर होंगे। परंतु न्यायालय ने यह राय प्रकट की थी कि न्यायालय की राय के लिए विशिष्ट प्रश्नों को ही सौंपा जाना चाहिए। यदि ऐसे प्रश्न स्पष्ट तथा सामान्य प्रकृति के हैं तो उच्चतम न्यायालय अपनी राय देने के लिए बाध्य नहीं होगा। क्या नहीं होगा साथियों? तो इस प्रकार का राय देने के लिए वहाँ पे उच्चतम न्यायालय बाध्य नहीं होगा। मीन्स कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इस प्रकार का राय देने के लिए वहाँ पे उसको प्रेशराइज्ड नहीं किया जाएगा, उसके ऊपर किसी भी प्रकार का लीगल ऑब्लिगेशन नहीं इम्पोज किया जाएगा कि नहीं आपको ये राय देना ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं साथियों, जो कि आपके मेन एग्जामिनेशन 2018 के पेपर में पूछा गया था। मैं उन्हें उसी प्रश्न को टैकल किया है जो प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो लगता है कि इस बार भी आपके एग्जामिनेशन में रिपीटेशन के अकॉर्डिंग पूछा जा सकता है। इन्हीं सारे प्रश्नों को मैं यहाँ पे टेकअप किया हूँ और इन्हीं सभी प्रश्नों को मैं यहाँ पे रखा हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 करा, बच्चों के अधिकारों के विषय में संवैधानिक प्रावधानों की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। किसके बारे में बात कर रहा है साथियों? तो ये बच्चों के बारे में बात कर रहा है, विशेष करके बच्चों के बारे में। बच्चों से रिलेटेड जितने भी मामले हैं सभी मामले को आपको क्या करना होगा? यहाँ पे संदर्भित करना होगा, सभी मामले को एक एक करके आपको लिखना होगा। देखिए अब यहाँ पे संक्षिप्त में विवेचना करने की बात की जा रही है, तो मैंने हेडिंग बनाया है बच्चों के अधिकार के विषय में संवैधानिक प्रावधान। जो भी संवैधानिक प्रावधान दिए गए हैं, जो भी हमको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस दिए गए हैं, किसके अकॉर्डिंग? बच्चों के अकॉर्डिंग। वो सभी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? मेंशन करना पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी राइट्स हमको प्रोवाइड किए गए हैं, किसके लिए? बच्चों के राइट्स को लेकर के, बच्चों के लाइबिलिटीज़ को लेकर के, बच्चों के प्रति ड्यूटीज़ को लेकर, वो सारी चीज़ों को हमको यहाँ पे मेंशन करना होगा। देखिए आंसर में किस तरह से मेंशन किया जा रहा है। कह रहा है भारत के संविधान ने बाल अधिकारों को सर्वाधिक प्राथमिकता दी है। किसको दिया गया है? भारत के न्यायालय के द्वारा इसको सर्वाधिक प्रतिबद्धता दी गई है, मीन्स की सर्वाधिक इसको शक्ति दी गई है। सामान्यतः व गैर भेदभाव के अधिकार, जीवन का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार जैसे मौलिक अधिकारों का प्रावधान करके अतिरिक्त यह बाल अधिकार भी हमको प्रोवाइड किया गया। हमारे पास इन तमाम चीज़ों के राइट तो है ही हैं, ऑलरेडी राइट हमको दिया गया, लेकिन इससे विपरीत, इससे बदल करके हमारे बच्चों के लिए भी अलग से राय दिया गया है। अधिकारों की गारंटी प्रदान करने के लिए कुछ स्पष्ट प्रावधान करता है, जैसे कि निम्नांकित अनुच्छेद से स्पष्ट होता है। कौन कौन से निम्नांकित अनुच्छेदों से स्पष्ट होता है? जैसे आर्टिकल हम 14 की बात करते हैं, तो आर्टिकल 14 में कह रहा है राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति की विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। ये कौन नहीं कर सकता है साथियों? तो ये राज्य नहीं कर सकता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के पार्ट 3 में आर्टिकल नंबर 12 से लेकर के आर्टिकल नंबर 35 तक में क्या दिया गया? उनको फंडामेंटल राइट दिया गया, और उस हमारे फंडामेंटल राइट को किसी के भी द्वारा कर्टेल नहीं किया जा सकता है, किसी के द्वारा भी छीना नहीं जा सकता है। सिर्फ और सिर्फ छीना, उसको रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। वो भी किस कंडीशन में रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है? तो गवर्नमेंट के द्वारा उस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाया जा रहा है, उस पर एब्सोल्यूट रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाया जा सकता। अगर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाने की बात की जाती है तभी आप वहाँ पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं, अन्यथा आप किसी के भी पर्सनल राइट्स को आप वहाँ पे कर्टेल नहीं कर सकते हैं, वहाँ पे छीन नहीं सकते हैं, क्योंकि फंडामेंटल राइट को वो इम्पोज कराने के लिए, लागू कराने के लिए वो आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जा सकता है, और उसी के साथ साथ आर्टिकल 226 के अकॉर्डिंग डायरेक्ट हाई कोर्ट में भी जा के वो अपना रिट इशू करा सकता है। सेकेंड पॉइंट यहाँ पे बात कर रहा है अनुच्छेद 15 सब क्लॉज 3 के अंतर्गत। कह रहा है इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को स्त्रियों और बालकों के लिए कोई विशेष उपबंध करने की निवारित नहीं करेगा, किसी भी प्रकार का नहीं करेगा। अनुच्छेद 21A में कह रहा है राज्य ऐसे रीति से जैसे कि विधि बनाकर निर्धारित करे 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष के आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने की बात कर रहा है। जो भी बात मैं कर रहा हूँ बच्चों को रिलेटेड कर रहा हूँ, बच्चों से लेकर के कर रहा हूँ। नेक्स्ट कर रहा है अनुच्छेद 23 मानव का दुर्व्यापार और बेगार तथा इसी प्रकार का अन्य बलात्श्रम प्रतिषिद्ध
किया गया। ये सभी चीज़ आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग देखने के लिए मिल जाएगा। नेक्स्ट कर है अनुच्छेद 24, 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा। ये बात आप सभी लोगों को पता है और यही बात यहाँ पे क्वेश्चन पे हमारे पूछ रहा था। जो क्वेश्चन की हमारी डिमांड थी, जो क्वेश्चन का डिज़ायर था, उसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे आंसर भी फ्रेम किया है और वही आंसर आपको फ्रेम करना है, तभी आपको मेन एग्जामिनेशन में आपके जीएस के पेपर में आपको नंबर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 4 के नाम से है, कह रहा है कि भारत के संविधान में लोक सेवा आयोग की स्वतंत्रता को बनाए रखने हेतु प्रावधानों का उल्लेख कीजिए। किसके बारे में साथियों कह रहा है? लोक सेवा आयोग की स्वतंत्रता को बनाए रखने हेतु प्रावधानों का उल्लेख करने की बात कर रहा है। अब इसके आंसर को देखेंगे। आंसर क्या कह रहा है? लोक सेवा आयोग, सबसे तो पहले हम देखेंगे कि लोक सेवा आयोग हमारा डिफाइन कहाँ किया गया है। तो साथियों लोक सेवा आयोग हमारा आर्टिकल नंबर 315 से लेकर के आर्टिकल नंबर 323 के बीच में इसको क्या किया गया, अच्छे से इलेबरेट, अच्छे से डिफाइन किया गया है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसीलिए इसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में डाला गया है। कह रहा है संघ व राज्यों के अधीन योग्य लोक सेवा की नियुक्ति के लिए एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय के रूप में लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान किया जाएगा। किसका गठन का प्रावधान किया जाएगा साथियों? तो लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया जाएगा। आगे कह रहा है लोक सेवा आयोगों को सरकारी व राजनीतिक हस्तक्षेप में नियंत्रण से मुक्त रखने के लिए मुक्त करने का प्रयास किया गया है। किसको मुक्त करने का? तो लोक सेवा आयोगों को इससे मुक्त करने का प्रयास किया गया है। तथा योग्यता को किसको यहाँ पे आधार बनाया गया साथियों? तथा योग्यता को एकमात्र मापदंड के रूप में स्वीकार किया गया। यही बताया जा रहा है कि लोक सेवा आयोग से अगर किसी भी व्यक्ति को अगर नौकरी चाहिए, अगर वहाँ से वो रोजगार पाना चाहता है, तो यहाँ पे क्या मानक बनाया गया? सिर्फ और सिर्फ उसका नॉलेज मापदंड बनाया गया। मीन्स कि अगर उसको नॉलेज है, उसके अंदर योग्यता है, तो वो उस पोस्ट पे क्या हो सकता है? आसीम हो सकता है। कह रहा है लोक सेवा आयोग का गठन अनुच्छेद 315 के अंतर्गत हमको देखने के लिए मिलता है। अगर हम लोक सेवा आयोग की बात करते हैं तो ये कहाँ हमें देखने के लिए मिलता है? मेनली हमें 315 आर्टिकल नंबर 315 के अंतर्गत देखने के लिए मिलता है। कह रहा है संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा। एक संघ के लिए भी यूपीएससी भी होगा और अपने स्टेट के लिए एक ये भी होगा, स्टेट पीएससी भी आपके लिए होगा। 2 या अधिक राज्य मिलकर संयुक्त लोक सेवा आयोग भी रख सकते हैं। मीन्स कि 2 राज्य मिल करके भी एक लोक सेवा आयोग रख सकते हैं। यदि प्रत्येक राज्य का विधानमंडल, यदि 2 सदन है तो प्रत्येक सदन इस आशय का संकल्प पारित कर दे तो संसद उन राज्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान कर सकता है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आप यहाँ पे डिटेल में एनालिसिस कर सकते हैं, जो कि मैंने लिख करके लाया है और यही चीज़ें आपको अपने आंसर में फ्रेमिंग करना है। कह रहा है यदि किसी राज्य का राज्यपाल संघ लोक सेवा आयोग से अनुरोध करता है तो राष्ट्रपति की अनुमति से राज्य के सभी या किन्हीं आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है। सेकंड पॉइंट में कह रहा है लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि अनुच्छेद 316 के अंतर्गत बताया गया है। लोक सेवा आयोग के सदस्यों की पदमुक्ति अनुच्छेद 317 के अंतर्गत बताया गया है। सदस्यों की पुनर्नियुक्ति अनुच्छेद 319 में बताया गया है। लोक सेवा आयोग का कार्य अनुच्छेद 320 में बताया गया है। लोक सेवा का व्यय अनुच्छेद 322 के अंतर्गत। ये सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। अगर आपके पास टाइम कम पड़ता है तो आप इसी तरह से रेफरेंस में डाल करके आप आर्टिकल्स को भी कोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे 5A वाला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदय और विकास से महिलाओं के मुक्ति आंदोलन किस प्रकार से प्रेरणा मिली है। जो महिलाओं का मुक्ति आंदोलन है, इसको किस प्रकार से प्रेरणा मिली है, इसको किस प्रकार से आंदोलन को प्रेरणा मिली थी। यहाँ पे आंसर देखिए किस प्रकार से लिखेंगे। भारत में नारी शक्ति संघर्ष की संक्षिप्त इतिहास के बारे में हम बताएंगे कि सभी को आज़ादी चाहिए था, बच्चों को अपनी आज़ादी चाहिए था, महिलाओं को अपनी आज़ादी चाहिए था, पुरुषों को अपनी आज़ादी चाहिए था, सब कोई आज़ादी की लड़ाई लड़ा। लेकिन भारत की हम बात करते हैं, कह रहा है भारतीय प्राचीनतम संस्कृति में नारी को अत्यंत सम्मान स्थान प्राप्त था। अगर प्राचीन स्थिति को देखें हैं तो वहाँ पे नारी को बहुत ही अच्छा स्थान वहाँ पे प्रदान था। भारत में नारी मुक्ति संघर्ष पश्चिम के नारी संघर्ष से भिन्न है। पश्चिमी देशों में प्रबोधन काल में सामाजिक वातावरण ने स्त्रियों के बीच नई चेतना का संचार किया। किस चीज़ का संचार किया साथियों? तो नई चेतना का संचार कर दिया था। तथा लोक क्रांति के अंतर्गत स्त्री समुदाय ने भी अपने सामाजिक राजनीतिक अधिकारों के लिए संघर्ष आरंभ कर दिया था। इन सभी चीज़ों के लिए कर दिया गया था। नेक्स्ट कह रहा है भारत सहित अन्य औपनिवेशिक संरचना वाले समाजों में नारी मुक्ति की घटना कुछ अन्य प्रकार से घटित हुई है। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में जो राष्ट्र जनवादी लोक जागरण हुआ, उसी की अभिवृद्धि और प्रतिफल के रूप में पितृसत्ता, निरंकुशता, मध्ययुगीन
सामंती उत्पीड़न के विरुद्ध नई स्त्री मुक्ति चेतना को संसार में आगे क्या लिखा है, संसार में संचार हुआ। इसी प्रकार से इसको संचारित किया गया और महिलाओं को क्या दिया गया, महिलाओं को आगे बढ़ने की यहाँ से प्रेरणा दी गई। तो साथियों यही सब मैंने आज सेशन में लेकर के आया हूँ। अगर आप लोगों का पॉजिटिवली मोटिवेशन आता है, अगर पॉजिटिवली कमेंट आता है तो मैं इसका नेक्स्ट सेशन भी आपके लिए लेकर के आऊँगा जो कि आपके यूपी पीसीएसजे मेन एग्जामिनेशन के लिए रेलिवेंट होगा। साथियों अब आप लोगों के पास एकदम टाइम नहीं बचा होगा, मुझे ये भी बात पता है कि आप मेरे पास कमेंट करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि आप लोगों का 23 तारीख से ही मेन एग्जामिनेशन होने वाला है, इलाहाबाद में होने वाला है और साथ ही साथ लखनऊ में होने वाला है। तो मैं आशा करता हूं कि आपका जो भी मेन एग्जामिनेशन में इस बार अपीयर हो रहा है उसका एग्जामिनेशन का प्रिपेयर बहुत अच्छे तरीके से हो गया होगा। सिर्फ और सिर्फ आप लोग रिवीजन पे फोकस करिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवीजन करेंगे वही चीज़ आपका है। अब आपको नई चीज़ें पढ़ने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। मैं एज अ एजुकेटर, एज अ फ्रेंड, एज अ मोटिवेटर मैं आपको ये गाइड करने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर आप तक ये वीडियो पहुँच रहा है तो आप इसको अनुसरण करिएगा और इसको फॉलो करने का कोशिश करिएगा। साथियों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।